हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल हम स्टडी करेंगे। और पहले मैं आप लोगों को क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो हमको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ फॉर्मूले हमको स्टडी कर लेने चाहिए जिसके बेसिस पर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। एक तो फॉर्मूला एनालिसिस करने से क्या होता है, थोड़ा सा डिपेंडेंसी हमको पता चल जाती है कि ये वाला फॉर्मूला कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक या कौन कौन सी क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, तो उससे न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ी सी हमको क्या होती है, सरलता होती है। ठीक है ना। तो पहले हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद बहुत ही शानदार मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो नीट जेईई आईआईटी एडवांस तक के क्वेश्चंस होंगे। बड़ा ही मजा आएगा, क्लास को पूरा देखिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट रह जाता है तो पोज करके दोबारा से स्टार्ट कर लीजिएगा, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उनको जरा एनालिसिस कर लेते हैं, जो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें चार्ज फ्लो होता है। करंट का मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होगा वो फ्लो होगा। अगर चार्ज एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहा है, फैन को चालू किया स्विच के द्वारा, तो चार्ज वायर के थ्रू फैन में जा रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, मूविंग चार्ज उसमें दौड़ रहा है। ठीक है। तो चार्ज पर सेकंड कितना चार्ज, मतलब एक वायर में पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसके लिए हम एक क्वांटिटी डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बना फॉर्मूला करंट का, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एनी क्रॉस सेक्शन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जो भी एरिया से पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो होगा उसको क्या कह देंगे, करंट। तो करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता है तो करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, यस ठीक समझ रहे हो आप, NE अपॉन टी। क्लियर है, ठीक। अच्छा, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर हमें किसी इंस्टेंट पे करंट निकालनी है, तो जब भी इंस्टेंट शब्द आता है तो हमेशा हमको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। सो dq by dt इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर हमको ये करंट देखने को मिली, उसके बाद वो करंट हमको देखने को मिली, कोई दूसरी करंट देखने को मिली, मतलब एक इंस्टेंट तक थी। ठीक। अब इंस्टेंटेनियस करंट का जो स्लोप होता है dq by dt, दिस इज अ स्लोप। और स्लोप का मतलब क्या है, हमने डिफरेंशिएशन किया इसलिए हमको क्या मिला है, स्लोप मिला है। और जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको क्या मिलती है, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है एक इंस्टेंट के लिए। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है करंट का, तो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है करंट का एवरेज करंट निकालने के लिए, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल चार्ज बटे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो हम एवरेज करंट निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जा सकते हैं जिसमें आपको करंट देकर एवरेज करंट पूछ लेंगे, करंट देकर एवरेज करंट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है कि जो करंट आपको गिवन होगी वो इंस्टेंटेनियस करंट होगी, तो आप उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको एवरेज करंट मिल जाएगी। तो जो चीज हमको निकालना है वही चीज हमको दी जाए तो हमेशा हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो I dt इसका इंटीग्रेशन करेंगे और dt का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, I एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंट करंट और इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। अच्छा, कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे dq by dt एक स्लोप यानी कि इंस्टेंट वैल्यू हमको दे रहा है, उसी तरह से अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट और dt के बीच में इंटीग्रेशन करते हैं जब, तो इंटीग्रेशन कौन सी वैल्यू देता है, ये एक इंटरवल के लिए देता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देता, एक इंटरवल बहुत लंबी वैल्यू हमको देता है कि इनिशियल कहां से स्टार्ट, कहां से हुआ, फाइनल फिनिश कहां पर हुआ। ठीक है। तो ये एक इंटरवल के लिए रहता है। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं करंट और dt का, मतलब करंट का dt के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलता है, चार्ज मिलता है। क्या मिलता है, चार्ज। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका, तो हमको क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। ठीक है भाई, ठीक, इतनी बात आपको पता होगी। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला आता है करंट डेंसिटी का, करंट डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, करंट अपॉन एरिया एंड कॉस थीटा। ओके, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो, यस 0 हो, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा I अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है। अब करंट का एक वर्सेटाइल फॉर्मूला होता है जो हमारे बड़े ही काम में आता है, काफी मैजिकल फॉर्मूला होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे कंसेप्ट हमें सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। क्या फॉर्मूला भाई, तो वो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू NE A BD। ठीक है, I इज इक्वल टू NE A BD। ठीक है,
ओके, बीडी क्या होती है, यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो यहां से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल। क्या बनेगा, तो बीडी को रहने दीजिए, बाकी सब टर्म्स को नीचे ले जाइए, सिंपल। ठीक, अच्छा, अगर हम इस आई की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं तो हमको करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला गिवन हो जाता है, एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, और थीटा अगर वो हमारा ये 1 हो गया cos थीटा, तो J इक्वल टू एन ई वी डी। क्लियर है? ठीक, अगला जो फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही है, बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, ई टाउ अपॉन एम। ई चार्ज ऑफ पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल है, और एम उसी पार्टिकल का मास है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टी रिलैक्सेशन टाइम है। ओके, अगर हम ई की वैल्यू रख देते हैं वोल्टेज अपॉन लेंथ, तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। अगर हम इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं तो ये वाली टर्म नीचे चलेगी, तो ये फॉर्मूला है। तो ये तीनों हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं, अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर बच्चों? ठीक, अब हम बात करते हैं यस कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको बड़े ही इजीली याद हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम। ओके, ठीक, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी की उल्टी होती है, तो उल्टा कर दो, ये आ गई रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है, यहां पुट कर देंगे तो आपका रेजिस्टेंस का बड़ा ही सुंदर सा फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, जिससे आप रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी बहुत अच्छे से पता लगा पाएंगे। क्या फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, याद नहीं होता तो इसको याद रखिए, उसमें पुट करेंगे आ जाएगा आपका। ठीक है, बता देते हैं, एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है बच्चों, चलिए अब ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में ओम्स लॉ का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो आर का एक बेसिक फॉर्मूला ये है हमारे पास। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में, तो इसको यहां पुट कर देंगे तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगा, ओम्स लॉ मिल जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी होती है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कितना इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ, कितना प्रोटॉन ड्रिफ्ट हुआ, ठीक, मोबिलिटी होती है। लेकिन मोबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है ई टाउ बाई एम, यानी कि आपकी मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती है, किस पर डिपेंड करती है, तो स्पेसिफिक चार्ज और रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है। क्लियर है बच्चों? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब हमको पता है किसका फॉर्मूला, यस कंडक्टिविटी का क्या होता है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। सही बात है। ऐसा क्यों लिखा सर आपने, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ई टाउ बाई एम क्या होता है, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी का डायरेक्ट यहां पर रिलेशन आ जाता है। एक और रिलेशन हम यहां पर निकाल सकते हैं, अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे, एन ई दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो यहां से एन क्यू और ये क्या आ जाएगा, म्यू। तो यहां से अगर आप चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो कंडक्टिविटी और म्यू। अब हो सकता है आपको सवाल बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आपको दे दिया जाए और आपसे चार्ज की वैल्यू पूछ ली जाए। ठीक है, तो आपको कंडक्टिविटी और मोबिलिटी की और गहराई में, डेप्थ में बहुत सारी चीजें आपको दी जाए, इनकी फॉर्मूले में जो टर्म्स वगैरह होती हैं उनसे आप मोबिलिटी निकालो, फिर कंडक्टिविटी निकालो, तब जाके वो आपसे चार्ज निकलवाए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, यहां पर कॉस को 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ई टाउ वाई एम, तो यहां पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ ई टाउ वाई एम मिल जाएगा। अब एन ई स्क्वायर टाउ वाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ वाई एम क्या होता है, सिग्मा होता है। तो ये जो फॉर्मेट बना, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे ओम्स लॉ में, ये क्या है, करंट, और ये क्या है, रेजिस्टेंस, और ये क्या है आपकी, यस वोल्टेज। ठीक है, तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है जो कि ओम्स लॉ की तरह दिखता है, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपको रिवाइज करा दिए चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले, और जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे साथ में हम फॉर्मूले भी डिस्कस करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी जो फॉर्मूले मैंने आपको रिवाइज कराए हैं उन्हीं के बेसिस पर, उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पर ये न्यूमेरिकल देखिए
क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि 2 वायर्स ए एंड बी, हमारे पास 2 वायर्स हैं, एक वायर ए है और बच्चों एक वायर बी है, ठीक। ऑफ द सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, यानी कि इन दोनों का रो तो सेम ही हो गया, ठीक है। हैविंग रेडी इन द रेशियो, रेडियस का रेशियो, यानी अगर इसकी रेडियस r1 मानी जाए, इसकी रेडियस r2 मानी जाए, तो r1 रेशियो r2 हमको गिवन है 1/2, ठीक है बच्चों, ठीक। आगे पढ़ते हैं। कैरी करंट इन द रेशियो, दोनों वायर्स करंट को कैरी कर रहे हैं एक रेशियो में, तो करंट का रेशियो हम लिख लेते हैं यहां पर I1 I2 इक्वल टू 4:1, ठीक है बच्चों। आगे हमसे कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर ए एंड वायर बी, यानी कि वायर ए में और वायर बी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रेशियो होगा, ये हमको निकालना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद आना चाहिए, और वो भी उस टर्म्स में याद आना चाहिए जिसमें हमको रेडियस भी पता हो और उसकी करंट भी पता हो। तो आपको कुछ फॉर्मूले में आपको याद दिला देता हूं, चलो देखो, BD इक्वल टू क्या होता है, E कैपिटल E टाउ बाई M, इससे काम बनेगा नहीं बनेगा। एक और फॉर्मूला क्या होता है, BD इक्वल टू INEA, इससे काम बन जाएगा। पूछो कैसे, हाँ सर देखो करंट तो दिया है, करंट दिया है, एरिया से हम रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक याद किए हो आपने, पाई आर। अब एक ही मटेरियल से भाई, तो n तो कांस्टेंट हो गया, E तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो कुल मिला के आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनेट हो गई करंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो गई किसके, यस ठीक समझो आप, रेडियस के। तो चलिए इसका रेशियो बनाते हैं। सो VA बाई VB क्या रेशियो बनेगा बच्चों, करंट, तो पहले करंट को लेते हैं, करंट का रेशियो क्या है 4:1, तो 4 रेशियो मैंने क्या लिख दिया 1, मल्टीप्लाई। अब R देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा जाएगा, तो R2 ऊपर आएगा तो 2 ऊपर आएगा और 1 कहां आएगा नीचे, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें R स्क्वायर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 4 चौक 16, तो 16/1, तो यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा 16/1 रेशियो। अच्छा लगा क्वेश्चन, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन की स्टोरी पढ़कर डायग्राम में जो भी क्वांटिटी आपको दी है उनको फिलअप करिए, उनका रेशियो बनाइए और फॉर्मूले के बारे में सोचिए, बड़ा ही आसान लगेगा आपको कोई भी न्यूमेरिकल। समझ में आया, बढ़ जाएंगे, चलिए बढ़ जाते हैं। ये बच्चों नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रजिस्टर। देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं नीट एंड मेंस में, ठीक है। इसका पूरा कंसेप्ट समझा देता हूं मैं आपको कि इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बेसिकली बड़ी आराम से बना पाओगे। देखो एक महाअस्त्र मैं आपको बताऊंगा, पहले उसको जरा समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मजा आएगा आपको। देखो रजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करिए बच्चों, क्या होता है ρL/A, ठीक ओके। अगर मान लीजिए मैं ऊपर बनाना चाहता हूं वॉल्यूम, क्या बनाना चाहता हूं वॉल्यूम, तो मैं कैसे बना पाऊंगा, तो देखो ऊपर लेंथ तो है तो मैं एरिया का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये तो नाइंसाफी हो जाएगी, ऊपर एरिया नीचे एक एरिया, तो एरिया नीचे भी डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर एक एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक एरिया से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लेंथ और एरिया, सॉरी लेंथ और एरिया, तो ये क्या बन जाएगा वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो सपोज नीचे मुझे वॉल्यूम बनाना है, तो ऊपर L स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है भाई, सही बात है। अच्छा अगर हम इसी को थोड़ा सा फेरबदल करना चाहें इसमें भी, जैसे कि हमको पता है मास का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी। करेक्ट है, सही लिखा है, ठीक है सही लिखा है। तो इसको कन्वर्ट करोगे आप, वॉल्यूम की जगह रखोगे मास, तो मास कहां आएगा नीचे, डेंसिटी कहां आएगी ऊपर, ये एक फॉर्मेट बना आपका, ठीक है सही कह रहे हैं। वॉल्यूम की जगह यहां पर रखोगे तो इस फॉर्मूले से भी आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, क्या देखो रो वॉल्यूम ऊपर है तो यानी कि मास ऊपर आएगा, एरिया स्क्वायर और डेंसिटी यहां जाएगी, ठीक है। तो ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ठीक। अच्छा अब सर मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखिए केस टू केस आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे
अभी ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको बताऊं किस तरह सॉल्व होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद आपको आता भी होगा, लेकिन कंसेप्ट समझने में कुछ नहीं आता। ठीक, देखो अगर सपोज आपसे कहा जाता है कि एक बार को खींचकर उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाता है, ठीक है सर, डबल कर दिया, तो उस समय उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा? सर पहले R1 था, अब R2 हो गया होगा, तो कितना? तो आपने याद किया होगा 4 टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, लेकिन डेरिवेशन करनी पड़ी होगी। लेकिन ये एक ऐसा अस्त्र है, इसमें आपको डेरिवेशन करनी ही नहीं है, आप चुटकियों में आंसर निकाल के बता दोगे। हाँ सर बिल्कुल, कैसे? देखो हमसे बात की जा रही है, हमने लेंथ को इंक्रीज किया है। जब भी लेंथ को इंक्रीज करने वाली बात हो, खींचने वाली बात हो, दबाने वाली बात हो, मेल्ट करके बहुत सारे बाइट्स बनाने वाली बात हो, तो इन सिचुएशन में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट होता, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास R इक्वल टू रो भी अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया स्क्वायर। ये फॉर्मूला, अच्छा लेंथ की बात की जा रही है, लेंथ, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला, R इक्वल टू भी नीचे ले लेते हैं, L ऊपर ले लेते हैं। तो किसी भी एक मटेरियल के लिए रो तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया, तो R का डायरेक्ट रिलेशन किससे हो गया? L स्क्वायर से हो गया। यानी कि आपने लेंथ को डबल किया है, तो 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, तो एक सेकंड में आंसर आ गया। कुछ करना पड़ा, डेरिवेशन लिखनी पड़ी? नहीं, ये लॉजिक याद रखिए। ठीक है, समझ में बात? अच्छा, और अगर वो वॉल्यूम को कांस्टेंट करके रेडियस में चेंज करें तो ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके लेंथ में चेंज करें तो ये फॉर्मूला है। समझ में बात? ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट वैरायटीज के आप सवाल बना सकते हो और उनके रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। चलिए अब आपको नई चीज में बताता हूं। यहां पर ये देखो, अगर हमने ये रो तो कांस्टेंट है, अगर एरिया कांस्टेंट रखा है तो R किसके प्रोपोर्शनेट है? L के। बोलो हाँ सर, ठीक कह रहे हो। अच्छा, इस फॉर्मूले में आओ। इस फॉर्मूले में अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनेट है? L स्क्वायर के, L स्क्वायर के। ठीक कह रहे हो सर? हाँ, हमने तो सुना है R प्रोपोर्शनेट होता है L, लेकिन यहां पर L स्क्वायर कर, अरे भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लेंथ स्क्वायर की होता। ठीक है, अब आपका परसेंटेज चेंज 5% से 6% से थोड़ा कम हो, तो उस सिचुएशन में आप एरर कैसे निकालेंगे? तो देखो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा? डेल्टा R बाई R इक्वल टू डेल्टा L बाई L, और परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई। अच्छा इधर आओ, डेल्टा R बाई R इक्वल टू 2 डेल्टा L बाई L, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि ये वाला कब यूज करना है, ये वाला कब यूज करना है। अरे सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अरे सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमको कौन सा यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सर हमको कैसे पता वॉल्यूम कांस्टेंट? अरे तो लिखा है ना, क्या लिखा है? अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक। अब स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेच करने पर, कंप्रेस करने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो स्ट्रेच वाली बात हो रही है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि ये वाला। रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि लेंथ पर डिपेंड करता है, 0% की वृद्धि हुई है तो 0% का रेजिस्टेंस में चेंज आया होगा, नहीं। अब देखिए यहां से निकालते हैं तो 2, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.1%, यानी कि 0.2% आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूले से आप निकालेंगे, और वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो, एरिया कांस्टेंट हो तो हम इससे निकालेंगे। और ये वाला महाअस्त्र आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो ये क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा था, सिंपल था, लेकिन ये कंसेप्ट उससे भी ज्यादा प्यारा था। इससे आपके डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपको कराया, ठीक है, इसमें, और ये मेंस में पूछा गया था 2019 में। क्या क्वेश्चन था? अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.5% लॉन्गर, द परसेंटेज चेंज in the its electrical resistance, its volume remain unchanged। इसमें लिख के भी दिया है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला या ये वाला? तो ये वाला लगाओगे, तो ये वाला लगा दो, तो ये 2, और ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास? कितना चेंज है? 0.5%, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.0%। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट पता हो तुरंत उड़ा दोगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है, 2019 मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R
इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर एबीसीडी। एक आर रेजिस्टेंस का एक वायर है जिसको बेंड इस प्रकार कराया गया है, मतलब उसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है भाई, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ओके, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी, यानी कि ई और सी के बीच में हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। सपोज जिसके बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होता है उसके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस मान सकते हैं। तो यहां पर पी प्लस मान लो और यहां पर क्या मान लो, माइनस मान लो। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझिएगा। पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था, आर। उसको बनाया क्या, उसको बनाया स्क्वायर। तो आर को स्क्वायर में कन्वर्ट किया। स्क्वायर में कितनी साइड होती है बच्चों, 4। तो कितना हो गया, r/4 और यहां पर r/4 का आधा करोगे तो r/8 और ये कितना हो जाएगा, r/8। इतनी बात क्लियर है। ठीक, चलिए अब हमको इनके बीच रेजिस्टेंस निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, तो देखो जरा यहां से देखो, ये वाला जो पूरा सिस्टम है, देखो ई डी ए, ये पूरे जो रेजिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक के, ई से लेकर सी तक के, ये वाला पूरा साइक्लिक यहां तक, ये पूरा सीरीज में है। क्या में है, सीरीज में। अगर आप इन सबको सीरीज में ऐड करके एक रेजिस्टेंस बनाते हो तो वो रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ई के बीच आएगा, ई के साथ आएगा, और एक टर्मिनल किसके साथ आएगा, सी। तो वो कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक कह रहे हो सर, हाँ ठीक कह रहे हैं। चलो तो जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों सर, देखो यहां से यहां तक का कितना है रेजिस्टेंस, r/8 कितना है, r/8। तो बच्चे कितना होगा, 7r/8। बस खत्म हो गई बात। अरे आप समझो ना, इतने हिस्से का कितना है, r/8। तो बचे हुए हिस्से का कितना होगा, 7/r8। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, बस जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो गया, 7r/8 हो गया। अब ये जो 7r/8 है वो इस रेजिस्टर के साथ किस में है, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, दिस मल्टीप्लाई दिस और डिवाइडेड बाय 7r/8 प्लस r/8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। था बड़ा शानदार सा क्वेश्चन, कुछ नहीं था। तो ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए और विजुलाइज करने की कोशिश करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ जाए, चलो बढ़ जाते हैं। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। मेंस में 2019 में पूछा गया था, वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम, ठीक है, एंड इज बेंड इनटू अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक 18 ओम रेजिस्टेंस का एक वायर है, इसको हमने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। कैसे बेंड कर दिया सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई, कर दो, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, पूरी वायर की लेंथ का रेजिस्टेंस कितना था सर, 18। तो एक लेंथ का क्या हो जाएगा, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ठीक है, 3 6 18। ओके, आगे क्या पूछा, आगे बोला कि देन द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टेक्स, यानी कि ये एक वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है, किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में, सपोज इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो यहां पर आपका प्लस हो गया, यहां पर आपका माइनस हो गया। इन दो वर्टेक्स के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। बड़ा ही आसान है। कैसे करेंगे सर, ये तो आपके सीरीज में है, तो सीरीज में है तो ये 12 हो गया, और ये सीरीज का इसके साथ कैसा है, पैरेलल में, तो 12 मल्टीप्लाई 6 और 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 4 ओम आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लॉजिक कंसेप्ट से आप तुरंत इसका आंसर ले आओगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर कैसे, देखो 6 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट P, Q एंड R। 6 रेजिस्टेंस है, P, Q और R के बीच में कनेक्टेड है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। आगे क्या बोल रहे हैं कि देन द नेट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम बिटवीन, देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम बिटवीन P एंड Q, Q एंड R, या P एंड R, या फिर एनी टू पॉइंट्स। देखो अब मैं आपको एक चीज बताऊं जरा, यहां पर तो ध्यान से देखना। पहली चीज तो यहां पर जो 6 रेजिस्टेंस है सबका वैल्यू कितना है, सेम है। और रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो एक लॉजिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो जिसमें जो जितना बड़ा रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी औकात अगर आपको दिखानी है, बड़े रेजिस्टेंस की औकात आपको दिखानी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए।
तो जब उनका इक्विवेलेंट आप निकालोगे ना तो छोटे से भी क्या आएगा, कम। क्या कर रहे हो सर, कम? हाँ सच में कम आएगा। देखो जैसे आपके सामने मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया 1000 ओम। अब इसके रेजिस्टेंस को गिराना है तो मैंने यहां पर लगा दिया 1 ओम। क्या लगा दिया सर, 1 ओम लगा दिया। अब अगर आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालोगे तो स्वाभाविक सी बात है, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 1 ओम से कम आएगी। क्या आएगी, 1 ओम से कम। अच्छा सर ठीक है, इससे क्या होगा, बस इससे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई मेरे, बिना सॉल्व करे। कैसे, देखो इधर देखो, ये वाला P और P एंड Q एंड को अगर हम एक एंड मान लें, मतलब एक साइड मान लें, तो ये इस रेजिस्टेंस के ये सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यानी कि ये जो R है, इन सबको सॉल्व करने पर जो भी इक्विवेलेंट बनेगा वो R से कम आएगा। हाँ सर, R से कम आएगा। इधर आइए, अगर हम इसको और इसको एक साइड मान लें, इसको हम साइड मान लें, तो इसका अगर आप मीन निकालो तो वो कितना होगा, R/2। तो इन सबको सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो R/2 से कम आएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो इन सबको ऐड करने पर कितना आएगा, R/3। तो R/3 जो होगा, मतलब ये इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इनको सबको सॉल्व करने पर R/3 से कम आएगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट के बीच में, Q और R, उससे ज्यादा P और R, और सबसे ज्यादा यस P एंड Q। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P एंड Q। समझ में आएगी नहीं आई बात, फिर से सुन लो, ध्यान समझना। पैरेलल में क्या होता है, जितना बड़ा रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस की अगर औकात कम करनी है तो एक छोटा रेजिस्टेंस जोड़ दो। जैसे आप छोटा रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो जो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो कि इक्विवेलेंट बनेगा, उसकी वैल्यू हमेशा छोटे वाले रेजिस्टेंस से कम आएगी, छोटे वाले रेजिस्टेंस से कम आएगी। तो इन दो पॉइंट के बीच में ये वाला मैंने रेजिस्टेंस जोड़ा, इन सबको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो R से कम आएगी। ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच में इसको हमने जोड़ा R/2, इन सबको सॉल्व करने पर इसके कारण वो वाली वैल्यू इससे कम आएगी, और इसको हमने काय में जोड़ा है, देखो अगर इन दो पॉइंट के बीच की बात करूं तो इनका रेजिस्टेंस कितना है, R/3। तो इन सबको सॉल्व करने पर इसके साथ जो भी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो R/3 से कम आएगी। तो सबसे कम रेजिस्टेंस ये देगा, उससे ज्यादा ये देगा, और सबसे ज्यादा कौन देगा, R देगा। तो हमसे पूछा है ज्यादा वाला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P एंड Q। मजा आया कि नहीं आया? तो इस तरह से IIT में पूछे गए इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी बड़े ही इजीली से बिना सॉल्व करे आप लॉजिक लगाकर आप उड़ा सकते हैं। बस कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। पसंद आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये IIT में 2002 में पूछा गया था, काफी शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट शो इन फिगर। तो ये आपको फिगर में P एंड Q के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इस तरह की डिजाइन और इस तरह का सर्किट देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, किस तरह का सर्किट है? तो आंसर ये सिमेट्रिकल सर्किट। कौन सर्किट है? सिमेट्रिकल सर्किट है। और सिमेट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, फोल्डिंग मेथड भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपली तरीके से। देखो यहां पर P और Q के बीच में हमको क्या पूछा जा रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। किसके बीच में? P और Q। यानी कि दो तरह के सिमेट्रिकल सर्किट हो सकते हैं। अगर ऐसे पूछे जाए तो इसको हम फोल्ड करेंगे, और अगर हम ऐसे पूछेंगे तो इधर की फोल्ड करेंगे। तो कुल मिला के हमको हॉरिजॉन्टल लाइन पर पूछा जा रहा है तो ऊपर और नीचे वाला एक जैसा है, और वर्टिकल लाइन पर पूछा जाता है तो लेफ्ट और राइट वाला कैसा है, एक जैसा है। हमसे किस लाइन पर पूछा जा रहा है? यस, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। अब देखो, अब सिमेट्री की क्या पहचान है? अगर यहां से हमने करंट को I फ्लो कराया बच्चों, कितनी फ्लो कराया, I, तो यहां पर कितनी करंट जाएगी, I1, बोलो हाँ। यहां कितनी जाएगी, I2, हाँ। यहां कितनी आएगी, I3। ठीक है सर। अच्छा, तो फिर इस पॉइंट पर वो कितनी करंट मिलेगी? तो यहां से कितनी मिलेगी, यहां से कितनी मिलेगी, यहां से। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब यहां से हमको मिलेगी, यहां से हमको मिलेगी I1, यहां से मिलेगी I2, यहां से मिलेगी I3, ताकि यहां से कितनी चली जाए, I। तो कुल मिला के यहां से I1 गई है तो वो I1 सीधी चली जाएगी, इधर से तो जाएगी नहीं, नो करंट फ्लो। यहां से I2 गई है तो वो सीधी चली जाएगी, इधर से तो जाएगी नहीं, नो करंट फ्लो। यानी कि ये कनेक्टेड दिख रहे हैं तो ये इनकनेक्ट माने जाएंगे। अगर ये इनकनेक्ट माने जाएंगे तो दिख रहा है सारे पैरेलल में है तो जोड़ दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखते हैं, तो ये तो इनकनेक्ट हो गए। तो देखो ये 2R और ये 2R, ये कितना हो गया, 4R हो गया सर। ठीक है, ये 2R और ये 2R, ये भी कितना हो गया सर, 4R हो गया। और दोनों काय में पैरेलल में, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, यस 2R में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये R और ये R, ये वाला R और ये वाला, ये काय में सीरीज में ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2R। अब ये 2R इससे बना और ये 2R इनसे बना, और ये दोनों आपस में P और Q के बीच में कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, 2R मल्टीप्लाई
2r डिवाइडेड बाय 2r प्लस 2r, तो ये तो हो गया 4r, ठीक है, और ये 2 कॉमन आ जाएगा तो r प्लस r, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2r अपॉन 2r, ये पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, मस्त लगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पुराने टाइम पे मेरे पूछा गया था 1997 में। देखो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्किट गिवन बिलो इज, दिस इज ऑप्शन, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देखिए ट्रिक समझिए, यहां पर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है बच्चों, इनके बीच रेजिस्टेंस निकालना है हमको, ठीक। अब इस ए पॉइंट के साथ यहां रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है तो आप इसको भी ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ए, ठीक। ये बी पॉइंट है, इस तार से कोई रेजिस्टेंस जुड़ा है तो इस पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, क्या देखिए, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहां मैं ए लिख लेता हूं, यहां बच्चों मैं बी लिख लेता हूं। अब इस रेजिस्टेंस का एक सिरा ए से जुड़ा है, बोलो हाँ, तो सर ठीक है, तो ये मैंने ले लिया एक रेजिस्टेंस, किससे जुड़ा है, ए से, और दूसरा किससे जुड़ा है आपका बी से, तो ये हो गया आपका 2r, ठीक है सर, सही बोल रहे हो, ठीक। इस वाले रेजिस्टेंस का भी एक सिरा ए से जुड़ा है सर, ठीक है, तो ये आपका 2r, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, बी से, ठीक है, लो बी से जोड़ दिया। सर इस वाले रेजिस्टेंस का भी तो जुड़ा है, जोड़ दो ए से, ये जोड़ दिया, और दूसरा सिरा बी से जुड़ा है, ठीक है सर, बी से जोड़ देते हैं, लो पैरेलल में हो गया, ये r है, ये कितना हो गया, सेम रेजिस्टेंस है, 2r कितना हो गया सर, r हो गया, r और r कितना हो गया, r/2 हो गया, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जब लॉजिक मैं आपको बताऊंगा तो आप तृप्त हो जाओगे, इतना शानदार लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। देखो 2019 में मेंस के एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट, तो हमको कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालना है, चार्ज, ठीक है। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले सीरीज लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे, सब कुछ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसका उल्टा जाएंगे, तब जाके यहां पोटेंशियल आएगा, और पोटेंशियल के कारण यहां पर चार्ज निकालेंगे, तो बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हमको करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम इसको लॉजिकली हम सॉल्व करेंगे तो तुरंत आप इसका आंसर ला सकते हो। वो लॉजिक क्या, वही मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो सबसे पहले हमको क्या क्या समझना है, यहां पर देखो हमको कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालना है। देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू V होता है, बोलो हाँ, हाँ सर हमको C पता है, C पता है, ओके, C की वैल्यू हमको पता है, क्या निकालना है, यस पोटेंशियल, पोटेंशियल आ गया तो काम हो गया। तो पोटेंशियल किसके अक्रॉस निकालना पड़ेगा, हमको इसके अक्रॉस निकालना पड़ेगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के साथ यस पैरेलल में, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमारा टारगेट क्या, पोटेंशियल निकालना। अब पोटेंशियल निकालने के लिए हम लंबा प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, उससे पहले एक काम और करना है। अब देखो ये जो कैपेसिटर है इसको हम मानेंगे स्टेडी स्टेट में, कौन स्टेट में मानेंगे, स्टेडी स्टेट में मानेंगे। अब स्टेडी स्टेट में मानने से क्या बेनिफिट है, जहां पर स्टेडी स्टेट में मानने से ये बेनिफिट है कि हम इस कैपेसिटर में चार्ज को फिलअप मानेंगे। अगर कैपेसिटर में चार्ज फिलअप है तो इसका मतलब करंट जो होगी ना, वो इधर करंट नहीं जाएगी। अगर करंट इधर नहीं जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सर्किट है यहां से यहां तक ये आपका सीरीज कहलाएगा, यानी कि यहां से जो करंट आई और वही करंट हमको 2 ओम में मिलेगी, वही करंट हमको 10 ओम में मिलेगी, बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो अब अगला स्टेप क्या है, अब अगला स्टेप हमको क्या करना है, देखो अगर मैं मान लूं कि यहां पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, x है, तो इसका कितना होगा, ये 5, ये वाला रेजिस्टेंस 2 ओम है तो ये कितना है 10, यानी कि इसका 5 टाइम है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, 5x होगा, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I इंटू आर, जितना बड़ा रेजिस्टर उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल ड्रॉप कितना मान लिया, x, तो इसके अक्रॉस कितना होगा, 5 टाइम्स होगा, यानी कि 5x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो अगली चीज देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम सॉल्व करें, क्या करें, सॉल्व करें, क्योंकि ये सीरीज में, तो ये सॉल्व करने पर जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो इसके कैसा होगा, पैरेलल होगा। और पैरेलल में अच्छा एक और चीज, ये x है, ये 5x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां पर 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और ये 6x अगर मैं यहां पर a पॉइंट मान लेता हूं और यहां पर b पॉइंट मान लेता हूं, तो इन दोनों का मिला के 6x है, और ये दोनों एक a से जुड़ा है एक b से जुड़ा है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 6x है, तो वही 6x इसके अक्रॉस भी होगा,
सही कह रहा हूं, मतलब वो 6x हमको जहां पर भी मिलेगा। ये किसकी बात कर रहा हूं, पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा हूं। अब देखो, अब एक छोटा सा काम और करना है आपको इसमें। देखो ये 2 और ये 10, ये कितना हो गया अपना 12 हो गया। ये कितना हो गया 12। अब ये जो 12 है वो इस 4 के साथ कैसा है, ये जो 12 है इस 4 के साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो पैरेलल में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। तो इन सबको सॉल्व किया कितना आया 3। तो मैं यहां पर इसको रीड्रॉ कर लेता हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। 6 ओम और ये कितना आ गया आपका 3 ओम और यहां पर कुछ है, कुछ भी नहीं है। चलो, और यहां पर कितनी लगी है 72 वोल्ट की बैटरी लगी है। ठीक है, अच्छा तो ये 6x क्या था पोटेंशियल ड्रॉप। अब वो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर आ गया। अच्छा, अब इसके साथ ये भी रेजिस्टेंस लगा है। ये 3 ओम की ड्रॉप, 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है 6x है। और यहां पर क्या लगा है 6 ओम। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस 6x का पोटेंशियल ड्रॉप है। तो बताइए इसके अक्रॉस कैसा होगा। तो पहले ये देखो, ये किस ऑर्डर में है, ये सीरीज में है। तो जो करंट जहां जाएगी वही करंट यहां पर जाएगी, यानी कि इसका जो होगा ना वो डबल होगा। देखो 3 है और 3 से ये वाला रेजिस्टेंस कैसा है डबल है, तो यानी कि ये भी आप डबल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। अब इसके अक्रॉस 12x पोटेंशियल है और इसके अक्रॉस 6x है। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपका हो गया 18x हो गया। बोलो हाँ। अब ये 18x किसके बराबर है, यस इस बैटरी के बराबर है। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठाकर आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल कितना आ गया इसके अक्रॉस 20 आ गया। और इस 20 की वैल्यू को हम क्या रखने, हमको क्या निकालना था चार्ज। तो जहां पुट कर दो, ये कितना है 10 और ये कितना है आपका 20, यानी कि 200 माइक्रोकूलम। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लॉजिकली निकाल लिया, कुछ भी बड़ी प्रोसेस हमको नहीं करनी पड़ी, थोड़ा सा दिमाग हमने लगाया और इसका आंसर हमने चुटकियों में निकाल लिया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, सुन लो जरा ध्यान से। ये 2 पॉइंट के बीच हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, वही पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर होगा क्योंकि ये पैरेलल में है। तो हम कैसे निकालेंगे वो पोटेंशियल, तो लंबी प्रोसेस से निकालेंगे तो टाइम लगेगा आपको, लेकिन इसको थोड़ा सीखने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार आपको आ गई ना ये ट्रिक, उसके बाद तुरंत निकाल दोगे। देखो, तो पहला काम क्या है कि इसको आप स्टडी स्टेट में मानेंगे। स्टडी स्टेट में क्या होता है, इसमें चार्ज पूरा फिलअप होता है तो करंट नहीं जाएगी, 2 और चार्ज फिलअप करने के लिए, तो करंट 0 मानी जाएगी। अगर यहां करंट 0 हो जाती तो ये पूरा काय में हो गया आपका, यस सीरीज में हो गया। अब सीरीज में हो गया तो जितनी करंट इससे जा रही उतनी करंट इससे जाएगी। बोलो हाँ, सही कह रहे हो सर आप। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप x है और जी वाले रेजिस्टेंस ये 5 टाइम है, तो यहां पर कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप 5x हो जाएगा, क्योंकि v इक्वल टू कितना होता है IR होता है। समझ में आ गई बात। अब टोटल कितना हो गया 6x हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया 6x हो गया। ये 2 और 10 सीरीज में है तो ये कितना हो गया 12, और 12 के साथ ये काय में है पैरेलल में है, तो पैरेलल में इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। तो ये तो दोनों का टोटल कितना था 6x, जो कि इसके साथ पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम रहता है ना, तो जो इनके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा। तो इन सबको सॉल्व करने में 3 आया, तो 3 के अक्रॉस भी कितना होगा 6x होगा। ठीक है, अब ये 3 ओम है और ये कौन सा है 6 ओम है, और ये आपस में सीरीज में है, तो जितनी करंट यहां जाएगी उतनी यहां जाएगी। यानी कि अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 6x है और ये वाले रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस डबल है, तो इसका आप डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। अब 12x और 6x इनको आपने ऐड किया तो टोटल कितना है 18x है, और वो 18x किसके बराबर है 72 वोल्ट के बराबर है। तो यहां पे x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कहीं पर भी रख लो, कहीं पर भी आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। पोटेंशियल आ गया तो करंट भी आप निकाल सकते हो। तो हमको तो केवल पोटेंशियल से मतलब है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमने कितना निकाला 20 वोल्ट, और बस चार्ज का फॉर्मूला होता है C × V। C की वैल्यू दी है, V की निकाल के लाए 200 माइक्रोकूलम, आपको आंसर आ गया। देखो मजा आया, तो बहुत शानदार ट्रिक थी, मजा आ गया होगा कसम से। अगर मजा आया तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन सर्किट एनालिसिस का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को जब भी लड़के देखते हैं तो किरचॉफ रूल लगाने लग जाते हैं। और किरचॉफ रूल अगर आप लगाओगे आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको सॉल्व करोगे, आपको टाइम लगेगा। टाइम और हमको देना नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की एक बड़ी कमी होती है, तो हमको जल्दी आंसर लाना है। तो जल्दी आंसर लाने के लिए एक लॉजिक बताऊंगा, मजा आ जाएगा, चुटकियों में इसका आंसर लेकर आओगे। देखो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फॉर द सर्किट शोड विथ R1 इतना, R2 इतना, E1 इतना, E1 E2 ये सब मैंने लिख ही लिया है यहां पर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B अप्रोक्सीमेटली निकालना है, यानी कि A और B के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक,
तो पहला रास्ता तो वही है, आप लगा लो किरचॉफ रूल, ठीक है, बनाते रहो इक्वेशन, निकालो। दूसरा रास्ता मैं आपको बताता हूं। दूसरा रास्ता मैंने कैसे सोचा कि देखो यहां पर ए और बी के बीच निकालना है, ए और बी के बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एक सेल जुड़ा हुआ है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल जहां से, नेगेटिव टर्मिनल जहां से। अब इसी ए और बी के बीच में एक सेल यहां पर भी है, इसका पॉजिटिव यहां से, नेगेटिव यहां से। अब इसी ए और बी के लिए एक सेल जहां, इसका पॉजिटिव यहां से, इसका नेगेटिव यहां से। यानी कि ये तीनों सेल इसमें कैसे कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो यहां पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो हम लगाएंगे यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक बार ये ट्रिक सीखने के बाद हमेशा इस तरह के सर्किट को देखा करो, तो ये सोचा करो कि कहीं इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा लेंगे, लेकिन होता क्या है? देखो ये होता है, तो किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस हमको निकालना है नेट पोटेंशियल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नेट पोटेंशियल निकालने, वो नीट ईएमएफ निकालने के लिए या जो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, जितने भी हो ऐड करते चले जाओ। और अपन में क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जैसे इसमें वैल्यू पुट करोगे यही आपका आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा भाई? आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब देखो यहां पर E1 की वैल्यू कितनी है, चलो मैं यहां पर निकाल रहा हूं इसका नीट। देखो E1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो यहां पर E1 की वैल्यू हमको दी है 2, तो ये 2 ले लिया। कितना ले लिया? 2। R1 कितना है? तो देखो ये ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस है यहां पर, वो भी सीरीज में, तो पहले इनको ऐड भी कर लेना, देख लेना एक है कि दो है। दो है तो ऐड करके लिखो, ऐड करके कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। प्लस E2 कितना है अपने पास? E2 है आपका यहां पर, E2 की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है? E2 की वैल्यू 4, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4 वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय एक की रेजिस्टेंस है R2, और R2 कितना अपने पास? 20, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 20। ठीक है। अब E3 की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये लिखा 4, और 10 और 20 कितना हो गया? ये 30 हो गया। ठीक है भाई, चलिए डिवाइडेड बाय 1/R, तो ये कितना हो गया? 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/30। बस इसको आप सॉल्व करेंगे और तुरंत आपका इसमें से कोई भी एक आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व आप कर लेना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और कमेंट करके जरूर मेरे को बताना इसमें से कौन सा आंसर आपका आ रहा है। लेकिन इससे आप करोगे ना, बड़ा ही इजीली आपसे सॉल्व होगा, तुरंत आपको कॉन्सेप्ट लगा लिया। ठीक है। और अगर आपका मान लीजिए टर्मिनल अपोजिट होते, तो जो वाला टर्मिनल अपोजिट होता है उसको आप माइनस साइन के साथ रख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस है तो सबको प्लस प्लस रखना है, एक तरफ है, और एक भी अपोजिट आता है तो वही वाला आपको क्या रख लेना है? माइनस वाला रखना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस मेथड से आप इसका आंसर तुरंत ही ले आओगे, और कमेंट में मेरे को जरूर बताना इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले डिस्कस किए और उनका रिवीजन किया, और उनसे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो, लॉजिक अच्छे लगे हो, कंसेप्ट अच्छे लगे हो, तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस टॉपिक पर क्लास चाहते हैं। मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।